हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की हमको नीड क्यों होती है? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की नीड हमको किस टॉपिक में होती है जब हम मल्टीवेरिएट डेटा का एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो मल्टीवेरिएट डेटा हमारा किस टाइप का होता है? उसमें हमारे पास n होती हैं ऑब्जर्वेशंस और p होते हैं आपके वेरिएबल्स। अब मान लीजिए आपके पास जो p वेरिएबल्स हैं वो आपके डिनोट किए हैं हमने x1, x2, xp से। ये जो नंबर p है ये बहुत ज़्यादा हाई है, तो इतने सारे वेरिएबल्स को हैंडल करना हमारे लिए इजी नहीं है। तो जो बेसिक प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो प्रॉब्लम हमारी आती है किसकी? डेटा हैंडलिंग की। तो ये प्रॉब्लम है आपकी डेटा हैंडलिंग की कि इतने सारे वेरिएबल्स को एक साथ कैसे हैंडल किया जाए। तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और फैक्टर एनालिसिस। तो पहले अभी हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को। तो देखिए इतने सारे वेरिएबल्स को हम हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में कि इन वेरिएबल्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस को हम फॉर्म करते हैं। वो जो लीनियर कॉम्बिनेशंस किस टाइप के होते हैं? जैसे मान लीजिए फर्स्ट लीनियर कॉम्बिनेशन आपने बनाया a11 x1 प्लस अप टू a1p xp, और दूसरा हुआ y2 a21 x1 अप टू आपका हो गया a2p xp, और जो लास्ट कंपोनेंट आप बनाते हैं वो हो गया yp ap1 x1 प्लस अप टू app xp। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ p कंपोनेंट्स ही लें, हम p से कम कंपोनेंट्स भी यहाँ बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमको कितनी वेरिएबिलिटी चाहिए। तो ये जो कंपोनेंट बनाए जाते हैं वो इस आइडिया से बनाए जाते हैं कि जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो आपके डेटा सेट की मैक्सिमम वेरिएबिलिटी को कंटेन करेगा। इसीलिए जो ये कोफिशिएंट्स का सिलेक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली डिराइव किया जाता है। ठीक है, वो डिराइव कैसे करते हैं? हमको ये कोफिशिएंट इस तरीके से डिराइव करने हैं कि आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट है ये सब yi जो है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट हो वो मैक्सिमम वेरिएबिलिटी को कंटेन करे, सेकंड वाला उससे कम वेरिएबिलिटी को, और जो लास्ट वाला है वो नेग्लिजिबल वेरिएबिलिटी को कंटेन करे। तो ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपके किस तरीके से हम फाइंड करते हैं? एक्चुअल में वो कोफिशिएंट्स होते हैं आपके आइगन वेक्टर्स ऑफ कोवेरिएंस मैट्रिक्स फॉर द डेटा। तो जो आपकी सबसे हाईएस्ट आइगन वैल्यू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर जैसे मान लीजिए λ1 सबसे बड़ी आइगन वैल्यू है, λ2 से छोटी है, λp सबसे छोटी है। ठीक है, और ये आइगन वैल्यूज किसकी हैं? आपकी कोवेरिएंस मैट्रिक्स, या तो सैम्पल कोवेरिएंस मैट्रिक्स हो या तो आपकी पॉपुलेशन कोवेरिएंस मैट्रिक्स हो। तो सबसे बड़े वाली आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो e1 है, इसके लिए e2 है, इसके लिए ep है। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट बनता है वो बनता है e1 ट्रांसपोज x। अब यहाँ x क्या है? x यहाँ पे है आपके रैंडम वेरिएबल्स का वेक्टर। ठीक है, सेकंड बनता है e2 ट्रांसपोज x, थर्ड आपका जो बनता है जो लास्ट वाला बनता है ep ट्रांसपोज x। जब आपके ये सारे के सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स फॉर्म हो जाते हैं तो चलिए इन सारे के सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को हम अपने R सॉफ्टवेयर पर परफॉर्म करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ नोटेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनको जानना ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है पीसी लोडिंग्स क्या होते हैं। देखो, पीसी लोडिंग्स क्या होते हैं? ये कुछ नहीं होते, आपको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जिन कोफिशिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो उसका जो वेक्टर बनता है वो होता है पीसी लोडिंग। जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट बनाने के लिए कौन सा वेक्टर काम में लिया आपने? a11 से लेके a1p। तो ये वाला जो एक वेक्टर है ये है p क्रॉस 1 का एक वेक्टर, ये कहलाएगा
लोडिंग फॉर योर फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट। इसी तरीके से हर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए आपके पास एक अलग लोडिंग होती है, मतलब जस्ट कोफिशिएंट्स फॉर मेकिंग अ लीनियर कॉम्बिनेशन। उसके बाद आपके पास सेकंड जो टर्म आती है वो होती है आपके पास पीसी स्कोर्स। ठीक है, तो पीसी स्कोर्स आपके पास क्या होते हैं? देखो, जैसा मैंने आपको बताया ये आइगन वेक्टर्स ही होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया। ठीक, मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। देखो, मेरे पास जो n है वो 3 है और जो p है वो आपके पास कितना है, वो है 2। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस टाइप की है, x11 x12 x21 x22 x31 x32। तो ये इस टाइप की कोई डेटा मैट्रिक्स है। अब आप पीसी स्कोर को बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कोई कोवेरिएंस मैट्रिक्स आई और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर निकाल लिए। तो अगर यहाँ पे p इक्वल्स टू 2 है तो जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स आएगी वो आपकी 2 क्रॉस 2 की आएगी, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो दो आइगन वेक्टर आएंगे वो आएंगे E1 और E2। ठीक है, तो जो E1 आइगन वेक्टर आएगा आपके पास, तो उसको मैंने लिख दिया इस तरीके से, E1 है E11 E12, और जो E2 है वो आपके पास है E21 और E22। ठीक, अब यहाँ पर जो सीन है वो आप देखिए। अब जब आपको आपके पीसी स्कोर्स निकालने हो तो आप क्या करें, सबसे पहले आप अपनी ओरिजिनल डेटा मैट्रिक्स को लिखें, और इस ओरिजिनल डेटा मैट्रिक्स को लिखने के बाद आप अपने वेक्टर की जो ये जो आइगन वेक्टर्स हैं इनकी मैट्रिक्स लिखिए, जिसमें जो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए वो होना चाहिए आपका E1, जो सेकंड कॉलम होना चाहिए वो आपका होना चाहिए E2। ठीक, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार ज़रा मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। आपके पास आएगा E11 x1 E11 x11 x11 प्लस E12 x12। क्या आप इस चीज़ को E1 ट्रांसपोज, अगर आपका जो x है उसको आप इस तरीके से मान के चलते हो x1 x2, क्योंकि तो ही तो आपके पास रैंडम वेरिएबल है, तो क्या आप इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते हो E1 ट्रांसपोज x? ठीक है, E1 ट्रांसपोज x, तो आपने यहाँ पे लिखा E1 ट्रांसपोज x, और इसी तरीके से यहाँ पे मतलब आपने ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, अगर आप इसको लिखो, मैं इसको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अगर नाम दूँ, या फिर आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। इसी टाइप के जो लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं वो हमको इस मैट्रिक्स में मिलते जाएंगे। मैं यहाँ के दो एंट्रीज़ को नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे भी इस टाइप की दो एंट्रीज आएंगी। तो ये जो मैट्रिक्स आपको मिलती है ये एक्चुअल में आपकी होती है पीसी स्कोर मैट्रिक्स, मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट स्कोर्स। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में अगर आप इसको समझना चाहो और भी, तो देखो आप इसको कैसे समझ सकते हो। आपको ये पता है कि आपके पास x, आपने p इक्वल्स टू 2 माना है, तो मैक्सिमम आपके y1 और y2 दो ही प्रिंसिपल कंपोनेंट बनने वाले हैं। तो आपके पास दो प्रिंसिपल कंपोनेंट बनने वाले हैं, तो पीसी स्कोर एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो फर्स्ट कॉलम होता है वो आपका होता है E1, मैं जस्ट p इक्वल्स टू 2 का केस लेके चल रही हूँ, E1 ट्रांसपोज x, सेकेंड कॉलम होता है E2 ट्रांसपोज x। अब इस x में आप अपनी वैल्यूज को चेंज करते जाइए। ये वाली पहली वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो एक वैल्यू आएगी, जब इस पहली वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो ये एक वैल्यू आएगी। मतलब आपने कुछ नहीं किया, जो आपका ये x है ना, x1 x2, इसका आपने एक रियलाइजेशन यहाँ पे रख दिया x11 x12, तो आपका फर्स्ट रो आ जाएगी यहाँ पे। जब आपको सेकेंड रो बनानी हो तो सेकेंड रियलाइजेशन को ले लीजिए इसकी वैल्यू के फॉर्म में, फिर आपकी सेकेंड रो आ जाएगी, इस तरीके से थर्ड रो आ जाएगी। तो टोटल जितने आपके पास n होंगे उतनी आपके पास ऑब्जर्वेशंस आएंगी। ठीक है, तो स्कोर मैट्रिक्स होती है उसकी डायमेंशन एकदम
जो आपकी ओरिजिनल डेटा मैट्रिक्स होती है ना, ये वाली उसी के जैसी होती है, जितनी ऑब्जर्वेशन उसमें है उतनी ही उसमें होंगी, और जितनी वेरिएबल्स उसमें दिख रहे हैं उतने ही उसमें दिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको आर सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करके देखते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है, अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को मैं आर सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करूँ उससे पहले एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जो भी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हम करते हैं उससे पहले हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं x1 x2 xp, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। अगर आप p = 2 ले लें तो आपके पास ओनली x1 और x2 दो वेरिएबल्स होते हैं, और अगर मैं इसकी ग्राफ प्लॉटिंग करूँ, सिंपल एक स्कैटर प्लॉट बनाऊँ, ठीक है, यहाँ आपका x1 और यहाँ आपका x2 वेरिएबल को मैं शो करूँ, और बहुत सारे रियलाइजेशंस हमको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे इस तरीके से पॉइंट्स जो हैं वो हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनका अगर मैं एक लाइन प्लॉट कर दें या एक रिग्रेशन लाइन फॉर्म कर दें, तो वो रिग्रेशन लाइन आपकी कुछ इस तरीके से आपको दिख सकती है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो रिग्रेशन लाइन है ये मुझे शो कर रही है कि जो ये वेरिएबिलिटी है, ये जो वेरिएबिलिटी की डायरेक्शन है, ये ना तो x1 के लिए बहुत सपोर्टिव है ना x2 के लिए। मतलब वेरिएबिलिटी को मैं किसी एक डायमेंशन में यहाँ पर बाउंड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन सोचिए ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा हेक्टिक होती अगर ये p जो है वो उनका नंबर बहुत ज़्यादा हाई होता। वेरिएबिलिटी को समझना उस टाइम हमारे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होता। लेकिन अगर आपने ऐसे दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स y1 और y2 फॉर्म कर दिए, जिसमें y1 की जो वेरिएबिलिटी थी वो इतनी हाई थी कि जिसने y2 की वेरिएबिलिटी को एकदम नेग्लिजिबल बना दिया, तो मेरे लिए कंपोनेंट्स को डिस्कार्ड करना कितना आसान हो जाएगा। क्योंकि y1 और y2 जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं वो फॉर्म ही इस तरीके से किए जाते हैं कि जो वेरिएबिलिटी है वो एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाए। जब आप इस x1 x2 से पीसी स्कोर्स को फॉर्म करेंगे तो पीसी स्कोर्स हमेशा आपके कुछ इस तरीके से आपको शो होंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डेटा पॉइंट्स लोगे उतना अच्छा क्लियर व्यू आपको मिलेगा। और जब आप इसके लिए एक रिग्रेशन लाइन यहाँ पे फॉर्म करोगे ना, तो बहुत इजीली आपको दिखेगी रिग्रेशन लाइन इस तरीके से। ये आपका y1 और ये आपका y2, पूरी की पूरी वेरिएबिलिटी जो है वो y1 के डायरेक्शन में ही चली गई है। ठीक है, तो ये मतलब बहुत आसान है इन चीज़ों को समझना कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्चुअल में क्या करता है, आपकी सारी वेरिएबिलिटी को किसी एक ही कंपोनेंट के साथ बाउंड कर देता है। सारी नहीं कह सकते, बट मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी को किसी एक कंपोनेंट के साथ बाउंड कर देता है। अगर आपके पास दो ही कंपोनेंट बनते हैं तो, अगर बहुत सारे कंपोनेंट बनते हैं तो वेरिएबिलिटी आपकी 1, 2 या 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट तक बाउंड हो जाती है। अब इसको चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये आपका आर का इंटरफेस है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा डेटा फॉर्म करके बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ऐसा टेबल टाइप का डेटा लिया है जिसमें जो मेरे पास 12 ऑब्जर्वेशन है पर वेरिएबल के हिसाब से। तो उस डेटा फ्रेम को मैं आपको फॉर्म करके दिखाती हूँ। डेटा फ्रेम को फॉर्म कैसे करते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। तो ये आपका एक डेटा फ्रेम है जो मैंने फॉर्म किया है। तो जो डेटा है आपका इस टाइप का है जिसमें मेरे पास 12 ऑब्जर्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल हैं test1 और test2। अब मैं यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को परफॉर्म करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखिए अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को एक स्टोरेज का नेम दिया है मैंने यहाँ पे OPC। ठीक है, और एक्चुअल में कमांड क्या है, printcomp। देखिए printcomp तभी यूज़ कीजिएगा जब आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कम होते हैं। ठीक है, तो printcomp आपने यूज़ किया और जो आपने नाम अपनी मैट्रिक्स को दिया था वो m यहाँ पे रखा एंड देन इस पूरी की पूरी एनालिसिस को यहाँ पे रन किया। ठीक है, तो जब आप इसको रन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, OPC printcomp आपका रन हो गया है। इस कंसोल पार्ट में कोई एरर दिखाई नहीं देती है।
अब मैं पीसी स्कोर्स को जनरेट कर लेती हूँ। स्कोर्स मतलब फाइनली जो मेरे पास आना चाहिए, जैसे वो मैट्रिक्स बनी थी ना लास्ट में, यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स बनी थी मेरी, ये वाली, ये पीसी स्कोर्स है ना, वही मैं जनरेट कर रही हूँ अब यहाँ पे कमांड के थ्रू। मुझे कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, दैट इज़ वाई आई यूज़ आर। तो यहाँ पे आप OPCS को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको इस OPC मतलब पूरे प्रिंसिपल एनालिसिस में से केवल स्कोर को एक्सट्रैक्ट करना है तो $साइन लगाइए और जस्ट राइट स्कोर्स। और इस पूरे स्कोर्स को मैं क्या नाम दे रही हूँ, OPCS, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको रन करवा देंगे तो OPCS आ जाएगा। अगर आप अपने स्कोर्स को देखना चाहते हैं तो, और अपने आप स्टोरेज का नाम लिखिए जहाँ आपने उसको स्टोर किया है और जस्ट रन कीजिए, तो आपके पास आ गया OPCS। ये हैं आपके सारे के सारे प्रिंसिपल जो भी आपके पास स्कोर्स आए थे वो, ठीक है। तो अगर अब आप इनका मतलब प्लॉट देखना चाहते हैं, ठीक है, तो प्लॉट देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको वो प्लॉट दिखाऊंगी जो हम अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स की, ओरिजिनल डेटा मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए बना रहे हैं। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स जो हैं, इन पॉइंट्स को हम अपने ग्राफ पे देखेंगे कि वो उनका जो स्कैटर प्लॉट क्या है और उनकी जो रिग्रेशन लाइन है या फिर कोरिलेशन जो लाइन है वो हमारी कैसी है, डायरेक्शन क्या है वेरिएबिलिटी का। तो सबसे पहले आपने M से एक्सट्रैक्ट किया है test1 को, क्योंकि इन्हीं के बीच में हमको प्लॉटिंग करनी है। PCH कुछ नहीं है आपका, जस्ट जो पॉइंट्स आपके शो होंगे ना वो डार्क दिखेंगे। PCH टाइप ऑफ डॉट्स है और लिमिट है मेरे y एक्सिस की -20 to 25, और ये मेरा मेन लेबल है टेबल का, सॉरी ग्राफ का। तो इसको अब आप प्लॉट कीजिए। सबसे पहले आप देखिए, इसको आप प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आएगा, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो ये है आपका वेरिएबिलिटी का, सॉरी स्कैटर प्लॉट फॉर योर ओरिजिनल डेटा। तो ये आपके पास इसको स्कैटर प्लॉट आ गया, ठीक है। आपके डेटा इस तरीके से स्प्रेड है। ये आपका x एक्सिस पे test1 है, y एक्सिस पे test2 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अगर देखना चाहते हैं रिग्रेशन लाइन या कोरिलेशन लाइन किस डायरेक्शन में जो डेटा है वो जा रहा है, तो आप क्या करें, एक कमांड होता है AB लाइन, और ये एक्चुअल में आपको देता है रिग्रेशन ऑफ 2/1। तो मीन्स रिग्रेशन ऑफ test2 ओवर test1, मतलब इस वेरिएबल का इस वेरिएबल पे जो रिग्रेशन है वो आपको देता है। तो इस कमांड को जस्ट इसी की तरह टाइप कीजिएगा। बस अगर आपको यहाँ जो वेरिएबल चेंज करने हो वो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो जब आप इस कमांड को यहाँ पे टाइप रन करवाएंगे, AB लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स में अगर कोई रिसर्च कर रहा है रिग्रेशन मॉडल के ऊपर, तो उसको ये कमांड बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए। तो आपका हो गया, आप इसको रन करवा दीजिए। तो देखिए पता नहीं अब ये जूम क्यों नहीं हो रहा है। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये रिग्रेशन लाइन आपकी आ रही है, ये जो, या फिर आप इसे कोरिलेशन लाइन ज़्यादा कहिए, ठीक है। ये जो कोरिलेशन लाइन आपकी आ रही है वो आपको दिखा रही है कि आपकी जो वेरिएबिलिटी की डायरेक्शन है वो ऐसे है। ना तो ये डेटा आपके test1 के लिए ज़्यादा, मतलब test1 का इस डेटा की वेरिएबिलिटी पर इतना ज़्यादा अकेले का इम्पैक्ट नहीं है, दोनों का म्यूचुअल इम्पैक्ट, वेरिएबिलिटी पे test1 और test2 दोनों का म्यूचुअल इम्पैक्ट है, तभी डेटा जो है इस तरीके का दिखाई दे रहा है। किसी भी एक डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन के पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके जो ये स्कोर्स हैं, ठीक है, जो आपने भी बनाए अपनी ओरिजिनल डेटा मैट्रिक्स से या फिर आपके प्रिंट कॉम्प कमांड से जो स्कोर्स आपके जनरेट हुए हैं, इनकी जो स्कैटर्ड प्लॉट है वो कैसा है। ये जब डेटा प्लॉट होते हैं तो वेरिएबिलिटी को किस तरीके से शो करते हैं, जैसे आपकी ओरिजिनल डेटा मैट्रिक्स की वेरिएबिलिटी इस तरीके से दिख रही है, तो इन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की जो वेरिएबिलिटी है वो कैसी दिख रही है। तो पहले आपके पास test1 और test2 दो आपके पास
वेरिएबल थे। ठीक है, अब यहाँ पे हो गए हैं कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। तो इसको ज़रा प्लॉट करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये प्लॉटिंग के बाद कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो हाँ, अभी रिग्रेशन लाइन शो नहीं हुई थी क्योंकि कमांड में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो इस वाले कमांड को दोबारा से हम रन कर देंगे यहाँ पे। तो आपके पास आएगा, ये देखो यहाँ पे जब आप इस प्लॉट को देख रहे हो तो आप बहुत इजीली इस चीज़ को देख पा रहे हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ऐसे एक साथ देखना है तो एक बार रुकिए। अब आप क्या कीजिए, अगर आपको दोनों ग्राफ्स को एक साथ देखना है तो अगर आप ये वाला कमांड यूज़ कर सकते हैं, पर mf रो C12 मतलब आपको एक रो में दो ग्राफ्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो मतलब कुछ 1x2 टाइप की मैट्रिक्स में आपको दो ग्राफ दिखाई देंगे। तो पहले आप ये वाला कमांड पास करेंगे, तब जाके ये दोनों प्लॉट्स हैं वो आप यहाँ पे बनाएंगे। तो इनको आप रन करवा दीजिए और एक साथ दोनों ग्राफ्स को आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब आप इन ग्राफ्स को आराम से देखिए। देखो, अब आपको वेरिएबिलिटी आराम से यहाँ पे शो हो रही होगी कि जब आपके इनिशियल वेक्टर्स, जो इनिशियल डेटा मैट्रिक्स थी, उसकी जो वेरिएबिलिटी थी वो स्कैटर्ड थी, ना वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा वेरिएबिलिटी दिखा रहा था ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो हम किसी को भी इनमें से डिस्कार्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन जब आपने इन पॉइंट्स को चेंज कर दिया पीसी स्कोर्स में, मतलब जो आपके फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट में दो प्रिंसिपल कंपोनेंट आपके यहाँ पे बने, दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। तो इसमें ये साफ साफ दिखा रहा है कि वेरिएबिलिटी ज़्यादा है कंपोनेंट 1 के रेस्पेक्ट में, कंपोनेंट 2 के रेस्पेक्ट में ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है, इतनी सी इसकी लेंथ है बस वेरिएबिलिटी की। लेकिन कंपोनेंट 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी यहाँ पे शो हो रही है। तो देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। यहाँ पर आप कंपोनेंट 2 को डिस्कार्ड कर सकते हैं और कंपोनेंट 1 के साथ केवल वर्क कर सकते हैं। तो यही काम है आपका। मतलब सोचो, ये दो वेरिएबल के केस में इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, तो जब बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, मोर देन 30, मोर देन 50, तो कितने सारे वेरिएबल्स को आप डिस्कार्ड कर सकते हो और उनको कितने कम कंपोनेंट्स में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यही काम है आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट का। तो अब इसका जो मेन एनालिसिस है वो हम परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एक और बात मुझे यहाँ पे बतानी है कि यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए आर स्टूडियो में जो कमांड यूज़ होता है प्रिंकॉम्प, उसके बिहाइंड द सीन क्या प्रोसेस होता है वो आप देखिए। आपका जो प्रिंकॉम्प कमांड, जैसे मान लीजिए आपका प्रिंकॉम्प कमांड है और आपके यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे ये वेरिएबल 1 है, ये 2 है, वेरिएबल 3 है और यहाँ पे आपकी 1 2 3 एन ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए नॉर्मली आपको ये कोई डेटा दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालने के लिए इसके लिए सजे जो भी डेटा मैट्रिक्स है उसके लिए आप सबसे पहले कोवेरिएंस फाइंड करेंगे, फिर उसके लिए लैम्डास और उसकी ई फाइंड करेंगे, फिर आप लीनियर कॉम्बिनेशन जो इस टाइप के होते हैं EI ट्रांसपोज X वो फाइंड करेंगे, तब PC स्कोर्स आप फाइंड करेंगे। ठीक है, यही आपका नेचुरल प्रोसेस रहेगा। लेकिन जो आपके ये तो मैन्युअली हुआ, ठीक है, ये तो आप खुद जब करेंगे तब ऐसे PC स्कोर्स आएंगे। पर जो प्रिंकॉम्प कमांड के थ्रू आपके पास PC स्कोर्स आते हैं वो ये वाले PC स्कोर्स नहीं होते हैं। क्यों? इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो होता क्या है, प्रिंकॉम्प कमांड जो होता है वो आपके वेरिएबल्स में हर एक वेरिएबल के लिए सबसे पहले जो मीन होता है, कॉरस्पॉन्डिंग मीन, सैंपल मीन, वो कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, हर एक इनमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे वेरिएबल 1 में जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें से उसके कॉरस्पॉन्डिंग मीन को माइनस करेगा, फिर इसमें से भी कॉरस्पॉन्डिंग मीन को माइनस करेगा, फिर जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी, डेविएटेड मैट्रिक्स जो आएगी, उसके लिए वो कोवेरिएंस मैट्रिक्स कलेक्ट बनाएगा। वो सेम ऑफकोर्स सेम होगी क्योंकि कोवेरिएंस आपका शिफ्टिंग पर, मतलब जो आपका ओरिजिन होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो उसके लिए लैम्डा ई बनाएगा, उसके लिए प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनाएगा और उसके लिए PC स्कोर्स बनाएगा।
ठीक है, तो वो दोनों डिफरेंट होते हैं, पर वो डिफरेंट कैसे होते हैं आप खुद सोचो। जैसे अगर पहले आप मैन्युअली जो कर रहे थे, मैं कलर चेंज करती हूँ, आप जो मैन्युअली कर रहे थे पहले, उसमें E1 ट्रांसपोज और एक्स इस टाइप से आना था, ठीक, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए मैं बता रही हूँ। अब हो गया है क्या है, डेविएशन। अगर डेविएशन हो गया है तो अब ये जो y1 आएगा, मतलब जो प्रिनकॉम कमांड के थ्रू y1 आएगा, वो आपका ऐसे आएगा x1 माइनस एक्स बार, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आप ऐसे कह सकते हैं E1 ट्रांसपोज x माइनस एक्स बार। तो ये आपका हो गया माइनस E1 ट्रांसपोज x बार, यही हुआ ना। तो ये तो इसको आप लिख सकते हो y1, यहाँ पे आप लिख दो प्रिंट y1p, जिससे आपको पता चले कि प्रिनकॉम कमांड के थ्रू ये आया है, ठीक है। तो E1 ट्रांसपोज x, ये तो आप खुद जब मैन्युअली करते तब आता। और दूसरा हुआ y1p प्लस E1 ट्रांसपोज x, यानी जब आपके पास, ठीक है, जो भी आपके पास पीसी स्कोर्स आते हैं प्रिनकॉम्प कमांड के थ्रू, उस प्रिनकॉम्प कमांड में अगर आप E1 ट्रांसपोज और आपका सैंपल मीन, ये जो अमाउंट है उसको ऐड कर दो हर एक पॉइंट में। ध्यान रखना आपके पास प्रिंसिपल कंपोनेंट जो आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, y1, y2, yp, या जितने भी आपके पास आते हैं। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट पूरे के पूरे जो आपके पास प्रिनकॉम्प कमांड में यहाँ स्कोर्स आएंगे, उसमें आप E1 ट्रांसपोज x बार ऐड करोगे, सेकेंड वाले में आप E2 ट्रांसपोज x बार ऐड करोगे, एंड सो ऑन, इसी तरीके से आप करोगे। और अगर आप चाहते हो कि आपके जो पीसी स्कोर्स मैन्युअली आ रहे हैं वो आपके प्रिनकॉम कमांड के सेम आए, तो आप खुद ही ये सब डेविएशन कर दो, और उसके बाद फिर आपके जो पीसी स्कोर्स आएंगे वो सेम आएंगे। इसको मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखा सकती हूँ, देखो। अच्छा, एक और चीज़, चाहे आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट एक जैसे ना आते हों, लेकिन उससे आपकी इंटरप्रिटेशन पे या आपकी वेरिएबिलिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पॉइंट्स की शिफ्टिंग आपकी वेरिएबिलिटी को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करती है। हम केवल वेरिएबिलिटी की वजह से ही हमारे इस एनालिसिस को कंटिन्यू कर रहे हैं, और वेरिएबिलिटी में पॉइंट्स की शिफ्टिंग कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। तो आपके चाहे पॉइंट्स, क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं वो ओवरऑल सभी, जैसे मान लीजिए ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें जितना शिफ्टिंग हो रहा है सेकंड वाले में भी उतना ही होगा। जितना चेंज यहाँ, जितना शिफ्ट ऊपर वाली फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हो रहा है, उतना ही शिफ्ट तो सेकंड वाली ऑब्जर्वेशन में हो रहा है। तो जस्ट अगर ये पॉइंट इधर इधर थे, ठीक है, तो अब ये पॉइंट थोड़ा सा आपके ऐसे इधर उधर हो जाएंगे। जस्ट आपकी एक शिफ्टिंग ही तो हुई यहाँ से यहाँ पे बस। तो इस शिफ्टिंग से आपकी वेरिएबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसको मैं शो भी कर सकती हूँ। अब आप देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मैंने डेटा की जो मेरी इनिशियल डेटा मैट्रिक्स थी उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग मीन थे वो माइनस कर दिए। मतलब टेस्ट 1 के जितना भी का जो मीन था वो 8 था और टेस्ट 2 का 3 था, तो वो माइनस मैंने कर दिया। तो मेरे पास जो डेविएशन के बाद मैट्रिक्स आई है वो मेरी किस तरीके से आई है, डेटा फ्रेम मैंने आपको बनाना बता दिया था पिछले वीडियो में, वो इस तरीके से आ गई है, ठीक है। कोवेरियंस निकालना देखिए कितना सिंपल है। आर में जस्ट टाइप कोवेरियंस और उसके बाद आप उसको रन करवा दीजिए और आपका जो कोवेरियंस है वो इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। और अगर आपको इसकी आइगन वैल्यूज़ या वेक्टर्स जो भी हैं वो चाहिए, तो बस देखो, ये आइगन से आपका आइगन वैल्यूज़ भी आ जाएंगे, आइगन वेक्टर्स भी आ जाएंगे। और सिर्फ आप वेक्टर्स, देखो मैं लिख ही देती हूँ, ये आइगन कोवेरियंस ऑफ M1। तो इस आइगन कोवेरियंस ऑफ M1 से इस कोवेरियंस ऑफ M1 के लिए मेरे पास आइगन वैल्यूज़ भी आ गई, आइगन वेक्टर्स भी आ गए, ठीक है। अब मुझे सिर्फ चाहिए वेक्टर्स,
तो मैंने क्या किया, डॉलर साइन लगा के और वेक्टर लिख दिया और इसको मैंने पूरे कमांड को रन करवा दिया। तो रन करवाने के बाद मेरे पास कितना आया है, ये आ गया। अब देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे पास ये माइनस रहे, क्योंकि अगर ये देखो यहाँ पे जो ये फर्स्ट कॉलम है ना, ये फर्स्ट आइगन वेक्टर होता है और जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड आइगन वेक्टर होता है। मतलब 38.575 के लिए जो आइगन वेक्टर है वो ये फर्स्ट कॉलम है और उसके लिए जो आइगन वेक्टर है वो ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। लेकिन अगर x एक आइगन वेक्टर होता है तो ऑफकोर्स माइनस एक्स भी होता है। तो अगर मुझे माइनस हटाना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको मैंने ये जो मैट्रिक्स आई है इसको मैंने एस वैक नाम दिया है। तो इस एस वैक के फर्स्ट कॉलम में मैं माइनस इम्प्लाई कर देती हूँ, जिससे इसकी जो सारी एंट्रीज होंगी वो माइनस से प्लस हो जाएंगी, है ना। तो ये जो ये तो मेरा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इस मैट्रिक्स जो मैंने मैट्रिक्स फॉर्म की है इसमें 2 रो और 2 कॉलम रखे हैं। अब ये बाय रो फॉल्स है, ठीक है, बाय रो ये फॉल्स है। तो पहले जो कॉलम जाएगा ना, इस कॉलम की जो एंट्रीज होंगी, मतलब ये वाली जो माइनस करके ये और माइनस करके ये पहले कॉलम वाइज जाएंगी, इस कॉलम को पूरा भरेंगी पहले जो 2x1 का है और फिर इसके बाद इसको भरेंगी। तो आपकी जो मैट्रिक्स आएगी वो देखो किस तरीके की आएगी। तो उसके बाद आपकी जो मैट्रिक्स आएगी वो आप देखिए आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए अब आप यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको पीसी स्कोर निकालने का तरीका बताया था, ओरिजिनल डेटा मैट्रिक्स ली है और उसके बाद मैंने उसको मल्टीप्लाई किया है आइगन वेक्टर्स के मैट्रिक्स से। ये वाली आइगन वेक्टर्स की जो मैट्रिक्स है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं इस कमांड को रन करूँगी तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे रन और पीसी स्कोर्स आ जाएंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये जो पीसी स्कोर्स हैं, ये पीसी स्कोर्स, ये आपने पीसी स्कोर्स किससे लेकर आए हैं, जो आप मैन्युअली काम करते थे। मतलब आपने पहले डेटा को डेविएशन किया, फिर उसकी कोवेरिएंस निकाली, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, और सिंपली उस आइगन वेक्टर को मल्टीप्लाई करके पीसी स्कोर्स निकाले। अब यहाँ पे जो हमने प्रिनकॉम्प कमांड से निकाले थे OPCS, उसको ज़रा यहाँ पे टाइप करो। एकदम सेम डेटा आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो, इसकी जो फर्स्ट रो है वो सेम इसके फर्स्ट कॉलम के बराबर है, इसका जो सेकंड रो है इसके सेकंड कॉलम के बराबर है। इससे प्रूव होता है कि जो प्रिनकॉम्प कमांड है वो हमेशा पहले डेविएशन लेता है और उसके बाद आपको स्कोर्स देता है, ठीक है। अब हम इसके और भी इंटरप्रिटेशन को देखते हैं। अब हम अपने मेन एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जिसमें हम रियल में पूरा PCA को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो उसको आपको करना कैसे, हम एक डेटा सेट ले रहे हैं, बहुत ही छोटा डेटा सेट है। उसमें हमने क्या किया, हमारे पास 5 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स के 4 सब्जेक्ट्स में, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और म्यूज़िक में जो मार्क्स हैं वो हमने इस तरीके से लिखे हुए हैं। मतलब मैथ्स में 5 स्टूडेंट के मार्क्स ऐसे हैं, साइंस में ऐसे हैं, इंग्लिश में ऐसे हैं, म्यूज़िक में ऐसे हैं। और उसके लिए हमने एक डेटा फ्रेम को यहाँ पे बनाया है। तो सबसे पहले हमने उन वेक्टर्स को, ठीक है, जितने जितने मार्क्स थे उनको क्रिएट किया। तो सबसे पहले हम वेक्टर क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप वेक्टर क्रिएट करते हो, इसको रन करवा देते हो, तो यहाँ पे आपको कंसोल में दिख रहा है कि कोई एरर हमको यहाँ पे नहीं शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, अपने डेटा फ्रेम को बनाएं। डेटा फ्रेम का बनाना मैंने आपको बता दिया, जस्ट वेक्टर्स का नाम लिखिए, डेटा फ्रेम का कमांड डालिए और उसके बाद इसको रन करवा देते हैं। डेटा वेक्टर का उसमें नाम डाल दिया है, आपने कमांड लिख दिया है, अब इसको रन करवा देंगे। तो देखिए इस टाइप का आपका डेटा सेट था, जिसमें 5 स्टूडेंट्स थे, उनके 4 सब्जेक्ट्स में मार्क्स थे। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वो 4 सब्जेक्ट्स और आपके ऑब्जर्वेशंस हैं 5 स्टूडेंट्स, ठीक। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, देखो हमको चाहिए, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स कितना है, मतलब कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स कितना है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपस में कितने कोरिलेटेड है, मतलब स्टूडेंट्स की जो इंटेलिजेंस है वो इन सब्जेक्ट के बेसिस पे क्या कोरिलेशन दिखाती है। क्या कोई साइंस का बच्चा म्यूज़िक में इंटेलिजेंट है या कोई मैथ्स का बच्चा इंग्लिश में इंटेलिजेंट है, तो वो सब
कोरिलेशन जो है वो हम इसमें देख सकते हैं। उसके लिए आप लिखिए COR कमांड और आपके इस डेटा फ्रेम का नाम, और आप जब इसको रन करवाएंगे तो आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे कोरिलेशन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो साइंस और मैथ्स के बीच का कोरिलेशन है -0.45, मतलब बहुत ज़्यादा भी कोरिलेशन नहीं है, नेगेटिव कोरिलेशन है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव कोरिलेशन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश और साइंस के बीच में 0.64 का कोरिलेशन, अच्छा कोरिलेशन है, मतलब जो बच्चा इंग्लिश में इंटेलिजेंट है वो साइंस में इंटेलिजेंट हो सकता है। तो बाकी के सारे कोरिलेशन आपस में सब्जेक्ट्स के क्या कोरिलेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस डेटा के ऊपर आपका प्रिंट-कॉम्प कमांड, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो इसमें आप क्या कीजिए, जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था, OPC हमने स्टोरेज में डाला है अपने सारे एनालिसिस को, प्रिंसिपल एनालिसिस, कंपोनेंट एनालिसिस को, और उसको हमने यहाँ पे रन करवा दिया। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये है लोडिंग्स में आप ध्यान रखिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, OPCL इस नाम से हमने स्टोरेज दिया है, OPCL में आपका स्टोरेज है, और आपको कमांड कौन सा डालना है, OPC, यानी इस पूरे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में से आपको एक्सट्रैक्ट करना है लोडिंग्स। ठीक है, तो आपने $साइन कनेक्ट उसको एक्सट्रैक्ट करता है, उस एनालिसिस में से उतने से पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर देगा, तो केवल लोडिंग्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। और जितने आपके पास वेरिएबल्स हैं, मतलब आपके 4 वेरिएबल्स थे ना, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और म्यूज़िक, ये वाले, तो आप क्या डालेंगे, रो में 1 to 4, ये एग्जैक्ट आपको ऐसे के ऐसे ही लिखना है। और जब आप इसको यहाँ पे रन करवाएंगे, ठीक है, मैं इसको पूरे नाम के साथ ही रन करवा देती हूँ। तो यहाँ पे जब इसको रखेंगे तो आप इसको रन करवा दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अब आपके पास जो ये OPCL आपके पास डेटा आया है, ठीक है, ये जो रिज़ल्ट आया है, इसको आप कैसे एनालाइज करें। देखिए कंपोनेंट 1 के लिए जो आपकी ये लोडिंग्स आई है ना, ये आपको क्या शो कर रही हैं, मतलब इस कंपोनेंट 1, इस कॉलम में जितने भी ये कोफिशिएंट्स आपको दिख रहे हैं, इसी के थ्रू आपका फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट बनने वाला है। मतलब जो Y1 है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी, वो होगा ये मल्टीप्लाइड बाय x1, ये मल्टीप्लाइड बाय x2, ये मल्टीप्लाइड बाय x3, ये मल्टीप्लाइड बाय x4, उससे आपका बनेगा फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, और ये इससे बनेगा आपका सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट, और ये आपका थर्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट, और ये फोर्थ। ठीक है, मतलब मैथ्स वाले वेरिएबल से आप इसको कीजिए मल्टीप्लाई, साइंस वाले वेरिएबल से इसको कीजिए, इंग्लिश वाले से इसको, और म्यूज़िक वाले से इसको। तो ये 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट बनाने के लिए जो कोफिशिएंट्स हमको चाहिए थे वो हमको यहाँ से मिल गए हैं। अब स्कोर्स वाला तो मैंने आपको बताया था कि आप PC स्कोर्स निकाल सकते हैं अपने डेटा के लिए। तो PC स्कोर्स आप जब निकालते हैं, देखिए क्या आते हैं वो, PC स्कोर्स आपके पास ये आ गए। ठीक है, तो PC स्कोर्स अपने पास ये बन गए, जैसे हमारे वहाँ पे 12x2 के बने थे, यहाँ पे आपके पास 5x4 के बने हैं। अब नेक्स्ट कमांड जो आपके पास आता है, जो आपके एनालिसिस के लिए ज़रूरी है, वो है समरी OPC। देखिए समरी OPC में आपको क्या मिलता है, आप इसको रन करवाइए। OPC हम बार बार अपने एनालिसिस में अपने पूरे के पूरे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को जिस नाम से स्टोर किया है वो है OPC, इसीलिए हम बार बार OPC नाम डाल रहे हैं। ठीक है, तो समरी OPC जब आप यहाँ पे करेंगे तो आप देखते हैं कि आपके पास ये वाला रिजल्ट सामने आता है। इसमें आपको साफ पता चलता है कि कंपोनेंट 1 में जो वेरिएबिलिटी है, ठीक है, कंपोनेंट 1 में जो वेरिएबिलिटी है वो इतनी है, कंपोनेंट 2 में जो वेरिएबिलिटी मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है वो इतना है, और कंपोनेंट 3 में, और ये कंपोनेंट 4 में। अब जो सेकेंड लाइन आती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड लाइन में आपको दिख रहा है, या फिर सेकेंड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थर्ड लाइन, क्यूमुलेटिव प्रपोर्शन। देखो कंपोनेंट 1 में अकेले में कितनी वेरिएबिलिटी है, 0.779, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 78% जो वेरिएबिलिटी है वो सिर्फ कंपोनेंट 1 में है। दूसरा कंपोनेंट 2 में, और मतलब क्यूमुलेटिव है ना, तो कंपोनेंट 1 प्लस कंपोनेंट 2, इनकी जो टोटल वेरिएबिलिटी है वो है 0.965, मतलब 0.90,
मतलब 97% वेरिएबिलिटी है अप्रॉक्सीमेटली, वो इन 2 कंपोनेंट्स में है। थर्ड को अगर मिला लिया तो आपका तो लगभग 100% वेरिएबिलिटी आपको कवर हो जाती है। कंपोनेंट 4 को तो आप जस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसकी वेरिएबिलिटी बहुत इसकी जो वेरिएबिलिटी है, देखो ये जो नंबर आ रहा है 2.6963, ये वाला जो नंबर है, मतलब इस अकेले में कितनी वेरिएबिलिटी, इतना छोटा नंबर 0.000, बहुत ज़्यादा छोटा नंबर, इतनी कम वेरिएबिलिटी इस कंपोनेंट 4 में एग्जिस्ट करती है। वैसे तो कंपोनेंट 3 में भी आप देख रहे हैं 0.34, कुछ ज़्यादा नहीं है। कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 की जो वेरिएबिलिटी है वो ही बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा आप देख ही रहे हैं 0.779 कंपोनेंट 1 में है अकेले में, कंपोनेंट 2 में अकेले में कितना है 0.18665। ठीक है, ये इनके एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशंस आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये देखना चाह रही थी कि आपके जो OPCS में जो कोरिलेशन आता है, OPCS क्या था, इन कंपोनेंट्स के बीच में जो कोरिलेशन आता है वो कैसा आता है। देखो, हम अपने वाईआईज को कंस्ट्रक्ट ही ऐसा करते हैं ताकि वो जो वाईआईज हो ना, उनके बीच में जो कोरिलेशन है वो ज़ीरो आए, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत 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 नेग्लिजिबल कोरिलेशन होता है, बट जितना मिनिमम होगा हमारे कंपोनेंट्स उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे एंड आगे के फर्दर एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इनकी कोरिलेशन को चेक करना। जस्ट फाइल राइट COR OPCS मतलब आपने यहाँ पे डाल दिया है OPCS। तो जब आप इस पे पूरे पे कोरिलेशन करेंगे तो इनके बीच के कोरिलेशन अपने आप निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए COR OPCS एंड दिस इज। अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पे जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने 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 ज़्यादा स्मॉल हैं, कितना नंबर वो छोटा है। तो जितना ये नंबर हमारा छोटा जा रहा है, इससे आपको पता चलता है कि कंपोनेंट्स का आपस में जो कोरिलेशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अब एक और कोरिलेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वो कोरिलेशन कैसा है कि देखो, मार्क्स का मतलब अगर आप ये चेक करना चाहो कि जो ये सब्जेक्ट्स हैं उनका हर एक कंपोनेंट में क्या रोल है, ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। आप मार्क्स लिखिए, मतलब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी हमारी वो मार्क्स लिखिए, और OPCS मतलब जो आपका ये वाला प्रिंसिपल, ये जो कंपोनेंट्स आए उनके बीच का कोरिलेशन लिखिए। अब आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे मैथ्स का इस सेकंड कंपोनेंट में जो आपका कोरिलेशन आया है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। ठीक है, यानी सेकंड कंपोनेंट में मैथ्स का रोल बहुत ज़्यादा है, इनके बीच का कोरिलेशन बहुत हाई है। और साइंस का कंपोनेंट 3 में जो कोरिलेशन है वो हाई है बट वो नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन साइंस का कंपोनेंट 4 में जो कोरिलेशन है वो 2.73 और e⁻⁻02 बहुत कम है कोरिलेशन। ठीक है, तो आपस में जो कोरिलेशन है हर एक कंपोनेंट, हर एक वेरिएबल का x1 x2 xp का हर एक कंपोनेंट y1 y2 yp में कितना कितना इफेक्ट है, कितना कितना कोरिलेशन है, उनसे उनका कितना कनेक्शन है, वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए, लोडिंग्स जो होती हैं, ये जो लोडिंग्स हमको देती हैं ये भी आपको यही देती हैं कि आपका आपका जो MA है, मैथ्स है, उसका कंपोनेंट 2 में कितना रोल है। लेकिन ये एग्जैक्ट कोरिलेशंस नहीं होते हैं, ये एक मेजर है कोरिलेशन का, बट दे आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, दे आर अ टाइप ऑफ मेजर विच वी कैन ऑब्जर्व थॉरली। तो ये आपको समझ में आ गया है कोरिलेशन, ये सब हम कैसे एनालाइज करते हैं PCA में। उसके बाद आपका स्क्री प्लॉट देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्क्री प्लॉट आप देख लीजिए, यहाँ पे स्क्री प्लॉट में यहाँ पे रन करवा देती हूँ, उस OPC के लिए पूरे रन हो जाएगा। तो देखिए, स्क्री प्लॉट आपका इस तरीके का दिखता है। स्क्री प्लॉट में आपको साफ साफ एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका जो फर्स्ट ये इस y एक्सिस पे आपकी वेरिएंस को शो किया जा रहा है। तो कंपोनेंट 1 के लिए जो वेरिएंस है वो कितना ज़्यादा है, कंपोनेंट 2 के लिए वेरिएंस कम है, कंपोनेंट 3 के लिए बहुत बहुत कम है, और कंपोनेंट 4 तो जस्ट नेग्लिजिबल है। तो आप इसी से पता लगा सकते हैं कि हम कंपोनेंट
4 को तो टोटली डिस्कार्ड कर देंगे, कंपोनेंट 3 को हम तब रखेंगे जब हमारी हैंडलिंग प्रॉब्लम ना हो, और 1 और 2 को तो आपको अपनी एनालिसिस में आगे रखना ही है। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद एक और टाइप का आपका ग्राफ प्लॉटिंग होती है, उसे हम कहते हैं बाय प्लॉट। बाय प्लॉट का देखिए क्या रोल होता है। बाय प्लॉट को मैं सबसे पहले आप कमांड डालिए बाय प्लॉट, फिर आप उसका अपने एनालिसिस का जो नाम दिया था, स्टोरेज नेम दिया था OPC, इसको LWD को हटा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखना ज़रूरी नहीं है। इसको आप रन करवा दीजिए। तो इसको जब आप रन करवाएंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा, ये हमारा आ गया बाय प्लॉट। तो देखो ये है हमारा बाय प्लॉट। इस बाय प्लॉट में आपको यहाँ 4 वेक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, एक तो मैथ्स, एक साइंस, ये मैथ्स है, ये म्यूज़िक है, ये इंग्लिश है, और एक छोटा सा यहाँ पे साइंस है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि देखो अगर 2 वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, ठीक है, 2 वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो आपका बड़ा है, ठीक है, तो वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में उतने ही कम कोरिलेटेड होते हैं। जितना ज़्यादा, जैसे इंग्लिश और साइंस के बीच का अगर एंगल छोटा है इन वेक्टर्स के बीच का, तो ये इंग्लिश और साइंस जो दोनों हैं वो बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड आपके होंगे। लास्ट कमांड जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसको ग्राफिकली दिखाने के लिए, वो है प्लॉट OPC टाइप L। मतलब लाइन ग्राफ के थ्रू आपने देखो बार ग्राफ तो दिखा है, स्क्री प्लॉट जब आपने देखा था, ये वाला देखो, ये वाला स्क्री प्लॉट आपने देखा था। अगर आप इसको लाइंस के थ्रू दिखाना चाहते हैं तो जस्ट लिखिए प्लॉट OPC टाइप L, और आपका जो ये वाला ग्राफ है रन करवाने के बाद वो आ जाएगा। देखो ये रहा आपका, सेम चीज़ शो हो रही है। फर्स्ट कंपोनेंट की जो वेरिएबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हाई दिख रही है आपको, सेकंड की थोड़ी कम, इसकी थोड़ी सी और भी कम, और कंपोनेंट 4 की तो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल। ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट PC एनालिसिस, एंड आई guys I really tried very much hard and gone into depth of PC analysis. So please comment, and if you really like this video then please share, because it extracted my so much time and my so much energy for giving this video. So please give a thumbs up and like and share. Thank you for watching my video till the end.